नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे नासिरा शर्मा जी की कहानी खौफ। तो आइए सुनते हैं कहानी। टर्की से सूरिया तक का रास्ता बहुत आसानी से कट गया। टर्की की नीली काशीकारी और नीलाहट लिए वहां का पानी और चमकीला माहौल पीछे छूट चुका था। अब सूर्या गांव के खेतों की हरियाली, चांपाकल का पानी और धूल भरा आसमान था जहां उसके बचपन की यादों का घर था। उसके चेहरे पर मीठी मुस्कान फैल गई। दिल से आवाज आई, बहुत घूम लिया, बहुत कमा लिया, अब चैन से बाल बच्चों के साथ रहूंगा। आखिर कब तक आदमी तन्हा रहे। गुलजार भाई, एक बार फैसला लेने से पहले सोच लेते कि इस निपट गांव के माहौल में अब आपका दिल लगेगा भी या नहीं। बहुत सोच समझकर ही यह कदम उठाया है। दिल का क्या, वह तो कहीं भी लग जाता है। रूस में ऑयल कंपनी 5-6 साल तक हमें दिल लगाने पर मजबूर करती रही। जब टर्की आया तो 1-2 साल तक रूस याद आता रहा। आदत सी पड़ जाती है जगह की, मगर अपना घर हमेशा दिल व दिमाग में बसा रहता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि पैसा बेकार लगने लगता है और रिश्तों की अहमियत बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह जैसे तगड़ी तनख्वाह ने मुझे खींचकर रिश्तों से दूर कर दिया था। गुलजार ने छोटे भाई गुलफाम की तरफ हंसकर देखा। गुलफाम कुछ नहीं बोला। कैसे कहता कि पटना में पढ़ने और सऊदी में 5 साल रहने के बाद उसके कंधों पर घर की जिम्मेदारी अब्बा के मरने के बाद डाल दी गई। वह कितना घुटता है यहाँ, यह वही जानता है। उसने लंबी गहरी सांस भरी और भाई की तरफ देखा। गांव पहुंचकर कार रुक गई थी। घर पहुंचने से पहले ही आसपास के लोग उसकी तरफ हंसते हुए लपके। अस्सलाम वालेकुम। गुलजार भाई, आ गए आप? गुलजार ने भाई की तरफ मुंह करके कहा, यह खुलूस वहां नहीं मिलता। कार से उतरकर गुलजार ने सबसे हाथ मिलाया और खैरियत पूछी। तभी उसके और भाई के 5 बच्चे भागते हुए उसकी तरफ आए। पापा आ गए, चाचू आ गए। उसने लपक कर छोटे बेटे को गोद में उठाया और उसे प्यार करता हुआ घर में दाखिल हुआ। शाहीना और फरजाना का खुशी से चमकता हुआ चेहरा देख वह भी हंस पड़ा और बारी बारी से सभी बच्चों को प्यार करता उनसे बातें करता रहा। तब तक शाहीना उसकी पसंद का शरबत बना लाई थी। उसने एक गहरी सांस भरी, जैसे कंधों पर से कोई भारी बोझ उतारा हो। फिर एक जोरदार अंगड़ाई लेकर दिल ही दिल में कहा, स्वीट होम। शरबत का घूंट धीरे धीरे भरता हुआ वह सबकी बातें सुन रहा था। इस बीच मोहल्ले में क्या हुआ, रिश्तेदारों में कौन आया और गया, वह बातों में दोहराव था, क्योंकि ये बातें फोन पर भी हो चुकी थी। मगर हिलोरे लेती खुशी का यह इजहार उसे अच्छा लग रहा था। कई सप्ताह गुजर गए। इस बीच दुकान की बुनियाद भी छोटे मोटे मॉल जैसी डाल दी गई थी। हार्डवेयर का भी मॉल मौजूद था। गांव में बाहर जाकर काम करने वालों की खासी तादाद थी। पैसा था, मगर गांव में खर्च कहाँ करते, सो पास के शहर में चले जाते। यह सोचकर यह दुकान खोलने का प्रोग्राम बना था कि आसपास के गांव वाले भी अपनी खरीदारी सूरिया आकर करेंगे और दुकान खुलते ही चल पड़ेगी। पेस्ट्री, केक और आइसक्रीम ने गांव में खूब बिक्री देनी थी। सप्ताह भर तक गुलजार को सबसे मिलने जुलने में मजा आ रहा था। गांव वाले ढेरों सवाल उससे करते, मोबाइल खोल टर्की को ढूंढते और उस मुल्क की तस्वीर देख उनकी आंखें फट जाती और वह ताज्जुब से गुलजार से पूछते, बाबू, ऐजी काहे आई बड़ा? जवान लड़के बौखला कर पूछते, भाईजान, हम ओएजी जाए के सोचत तानी और तू ऐजी काहे आई बड़ा? ऐजी कुछू नहीं के। उनकी परेशानी देखकर गुलजार हंस पड़ता। कुछ पल बाद कहता, कमाने के लिए जाना पड़ता है। जाना भी चाहिए, मगर लौटना तो अपने घर ही पड़ता है आखिर में। यह सुनकर ग्राहक सिर हिलाते और सामान लेकर चले जाते। इस तरह से साल गुजर गया। गुलजार को अब कभी कभी घुटन सी लगने लगी थी। उसे टर्की का रहन सहन, खान पान, अपना फैशन से रहना
और वहां के कहवे खाने जाकर बैठकर संगीत सुनना, सभी कुछ बहुत याद आता। दोस्त और ऑफिस सपने में दिखता। उसने फैसला किया कि बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए अकेले हॉस्टल में भेजने से अच्छा है कि हम शहर में मकान बनवाएं और बच्चों की बेहतरीन स्कूलिंग करें। दुकान और खेत बागान तो ठीक ठाक चलते रहेंगे। हर रात उसको अपनी इस शानदार प्लानिंग के बाद गहरी नींद आ जाती। उसके बड़े भाई ने अपना हिस्सा बाप की जिंदगी में ही लेकर अपनी दुनिया अलग बसाई थी। उनके बीच प्यार था, मगर आना जाना बिल्कुल नहीं के बराबर था। बस ईद बकरीद में मुलाकात व खाना पीना एक साथ होता और बस। इसी बीच एक ऐसी घटना घट गई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। गुलफाम की एक हादसे में मौत हो गई। कच्ची गृहस्थी थी, छोटे छोटे बच्चे और जवान बीबी। गुलजार को लगा कि उसका बायां हाथ ही कट गया है। शाहीना जब भी बहन के खाली हाथ देखती और खाली गर्दन, तो वह अपनी सज धज को देखकर खुद को मुजरिम समझने लगती थी। एक दिन उसने गुलजार से बात की और अपनी और बच्चों की कस्में देकर उसके हाथों, कानों और गले में हल्के जेवर डलवा दिए। फरजाना ने पहनने को तो पहन लिया, मगर पहनने के बाद वह फूट फूट कर रोई। गुलफाम से रात दिन का उसका साथ था, जो भुलाए नहीं भूलता था। उसे सजने संवरने का बहुत शौक था। फिल्में देखकर वह उसी तरह के सूट सिलवाती। फिल्म देखने और घूमने की शौकीन फरजाना अब सिर्फ बावर्ची खाने और सोने के कमरे तक महदूद रह गई थी। कोविड-19 की बीमारी का जिक्र सभी ने सुना और मोबाइल से फैलती इस बला की बढ़ती परेशानियां भी देखी। गांव में इतने केस तो सुनने में नहीं आए, मगर डर तो चारों तरफ फैल चुका था। सावधानी भी बरतनी थी। कई बार रिश्ते के भाइयों ने उन्हें देखकर कहा, आप मास्क लगाया करें, अंगोछा काफी नहीं है। दिन भर में तरह तरह के लोग ग्राहक की शक्ल में आते हैं, पता नहीं किसको। परेशान न हो, मुंह ढके रहता हूं। ढकता कहाँ है, नाक तो खुली रहती है, ऊपर से आपको खांसी भी आ रही है। डॉक्टर के पास गए या नहीं? काढ़ा ले रहा हूं, महीना भर हो गया है। कभी कम हो जाती है, फिर अचानक शुरू हो जाती है। फिर इधर उधर की बातें होने लगी। अचानक लॉकडाउन की भी खबर आ गई। ये खबरें फरजाना को हौला देती। कम उम्र में ही 3 मौतें उसने देखी। पहले सास, फिर ससुर और साल भर पहले गुलफाम की, जिसने उसका विश्वास जिंदगी पर से हिला दिया था। वह कई बार दबे लहजे में बहन से कह चुकी थी कि बाजी, गुलजार भाई किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के दवा ले लें, यूं टीवी पर इश्तहार देखकर दवाएं न लें। शाहीना का दिल कौन सा मजबूत था। देवर की मौत के बाद वह भी डरी रहती थी कि जिंदगी का क्या ठिकाना। ऊपर से कोविड जैसी बीमारी और इलाज की सहूलियतें मौजूद नहीं। वह कहने को कहती, कई बार जिद करती, मगर गुलजार जाने किस झोंक में अपनी खांसी का इलाज खुद कर रहा था। एक रात अचानक जब सांस घुटने लगी, तब गुलजार के होश उड़ गए। शाहीना ने अपने भाई फारूक को फोन किया और हाल बताया। कितनी बार उनसे कहा, खैर छोड़ो, मैं चल रहा हूं, सुबह तक पहुंचूंगा, तब तक आप हौसला रखिए। फारूक ने कहा, हालत ठीक नहीं है, आप सीधे सरकारी अस्पताल पहुंचे, वह वहीं जा रहे हैं। ड्राइवर ने मोटरसाइकिल निकाल ली थी। दोनों बहनों का दिल हौल रहा था। मोटरसाइकिल रात के अंधेरे को चीरती हुई सरकारी अस्पताल की तरफ जा रही थी। गुलजार को सांस लेने में बहुत दिक्कत महसूस हो रही थी। उसकी आंखें बार बार भर जाती थीं। आंसुओं को वह बड़ी मुश्किल से रोक पा रहा था। उसे कोविड हो चुका था, सुनकर लगा मौत ने दस्तक दी हो। गुलजार क्या सोच रहा था, शाहीना नहीं समझ पा रही थी। कार होती तो वह साथ जाती, उसका हाथ थपक उसे दिलासा देती, मगर वह घर पर रह गई थी। बच्चों के साथ इतने बड़े घर में दोनों घबरा रही थीं। घर अंधेरे में था, बिजली जा चुकी थी। वह बच्चों को पंखा जलते हुए सोच रही थी, अगर कोई अनहोनी घट गई तो हम दोनों का क्या होगा।
इस वक्त कौन मदद को आएगा? सभी घरों में परेशानी है। पता नहीं अस्पताल का क्या हाल हो। सुबह होते होते बिजली आई तो रात भर की जगी शाहीना की पलकें झपक गईं। अचानक फोन की घंटी बजने से उसकी आंख खुली। धड़कते दिल से उसने हेलो कहा। शाहीना, यहाँ सब ठीक है। गुलजार भाई एडमिट हो गए हैं। ऑक्सीजन का सिलेंडर भी बड़ी मुश्किल से मिला है। खुदा का शुक्र है। जी। बच्चे कैसे हैं? ठीक हैं, अभी सो रहे हैं। अच्छा, रखता हूँ, फिर फोन करूंगा। फारूक ने इतना कह फोन डिस्कनेक्ट किया। शाहीना ने वजू किया और शुक्राने की नमाज पढ़ी। फिर माँ को फोन कर सारे हालात बताए। मोटरसाइकिल वापस आई तो शाहीना शौहर की खैरियत लेने पहुंची। उसे देखकर गुलजार के चेहरे पर फीकी मुस्कान उभरी। शाहीना मियाँ की हालत देख तड़प उठी। खौफ से वह थर्रा गई। घर घर मौतों का सिलसिला जिसे सुन सुनकर किसी का भी यकीन हिल जाए। तुम शाम से पहले वापस चली जाना, बच्चे अकेले हैं। फरजाना संभाल लेगी, शाहीना ने धीरे से कहा। गुलजार की आंखों के सामने फरजाना का मासूम चेहरा उभरा। उसे याद आया कि जब फरजाना बेवा हुई थी तो साल भर बाद उसकी दूसरी शादी की बात उठी थी। एक पैगाम भी आया था। उन वकील साहब के 2 छोटे बच्चे थे, मगर गुलजार ने सख्ती से इनकार कर दिया था कि उसके भाई के बच्चे दूसरे शख्स के घर पले। वह कैसे बर्दाश्त कर सकता है? और आज जब वह मौत से डर रहा है तो उसे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है कि फरजाना भी खुश रहती और कल शाहीना की तन्हाई का सहारा बनती अगर उसे कुछ हो गया। उसे पछतावा तो इस बात पर भी था कि उसने मर्ज को यहां तक बढ़ने दिया। फारूक, मैं वापस नहीं जाऊंगी। शाहीना ने हट की तो फारूक ने कहा, कोविड फैला है, ठहरने की जगह नहीं। आप पेड़ के नीचे बैठकर तो रात नहीं गुजार सकती ना, बात को समझें। कार होती तो मैं रात उसमें गुजार लेती, मगर शाहीना बेबसी में बुदबुदाई। फिर कहाँ खरीदी गई? अब यह सब छोड़ें और घर लौट जाएं। गुलजार भाई ठीक वक्त पर अस्पताल आ गए, इस बात का शुक्र है। अल्लाह ने चाहा हफ्ते भर में ठीक हो जाएंगे, फारूक ने कहा। यह सुनकर शाहीना खामोश हो गई, मगर दिल ही दिल में कह उठी, वह मुझे याद कर रहे होंगे। उन्हें मेरी आदत पड़ चुकी है। मैं उनके हर आराम और हर जरूरत का ख्याल रखने लगी थी। कितने साल तो उन्होंने अपना ख्याल अकेले रखा और तन्हाई झेलकर हमें आराम की जिंदगी दी। इसीलिए मैं रात दिन उनकी देखरेख में चौकन्नी रहती थी। या अल्लाह उन्हें शिफा दे और जल्द इस घर की रौनक लौटा दे। वह नमाज के बाद सिजदे में गिर खुदा के आगे गिड़गिड़ाती। मौतों की खबरें बढ़ रही थीं। रिश्तेदारों से लेकर गैरों के घरों तक से अब यही खबरें आती। लाश दफनाना और जनाजे को कंधा देने में अपना खून झिझक रहा था। अजीब तरह से लोगों के खून सफेद हो रहे थे। कहीं ऑक्सीजन के सिलेंडरों की कमी तो कहीं बेड की कमी। अस्पतालों का बुरा हाल था। ऐसे खराब हालात में वह शुक्र अदा करती कि उसके शौहर का इलाज बेहतर तरीके से हो पा रहा है, यही क्या कम है। फिर दिल घबरा उठता कि वह अस्पताल में उसके बिना है और अपनी तकलीफों के बारे में फारूक से खुलकर कह भी नहीं पाते होंगे। अगर मैं वहां रहती तो उनका माथा सहलाती, पैर दबाती, दिलासा देती, उनसे हंसकर प्यार भरी बातें करती। लेकिन मैं बेबस हूं और उसी तरह छटपटा रही हूं जैसे वह कोसों दूर हूं और मेरा जाना वहां मुश्किल हो। मम्मी, पापा से बात करा दो। जब तक पापा नहीं आते तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मम्मी, मजले चाचू क्या कभी नहीं लौटेंगे पापा की तरह? बच्चों की हठ सवाल और उनके चेहरों का बढ़ता कुम्हलायापन दोनों माओं के सीने में तूफान मचा देता। एक दिन फरजाना ने कहा, बाजी चलिए मिलकर आते हैं गुलजार भाई से। जाने को तो हम जा सकते हैं, मगर बीमारी ने अगर हम में से किसी एक को दबोचा तो घर में सब बीमार होंगे। इस खौफ से दिल को मार लेती हूँ।
वह तो है। फरजाना लंबी सांस लेती। उसे अपना बिस्तर याद आता जो अब गुलफाम के बिना सूना था, जहां तन्हा वह जख्मी परिंदे की तरह छटपटाते हुए रातें गुजारती है। वैसी रातें बहन का मुकद्दर न बने, उनका जोड़ा बरकरार रहे, यही दुआ उसके दिल से निकलती थी। जब कभी वह अलमारी खोलती किसी काम से, तो वहां लटके शोक रंग के कपड़े उसकी आंखों में पानी ले आते थे। किसके लिए सजे हैं ये रंग बिरंगे कपड़े? उसके हर शौक पर जैसे पाला पड़ गया था। मैं अभी मरना नहीं चाहता हूं। 2 डेढ़ साल पहले छोटा भाई चला गया। मैं चला गया तो वे दोनों बहनें लावारिस हो जाएंगी और बच्चे यतीम। गुलजार ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही तो फारूक के चेहरे पर दर्द की कई लकीरें बिजली की तरह चमकी। फिर चेहरे पर फीकी मुस्कान फैल गई। भाई, मरे हैं आपके दुश्मन। जो देखने आता है कहता है हिम्मत रखो, हिम्मत। 40 दिन से मैं ऑक्सीजन नली के सहारे सांस ले रहा हूं। यह मेरी हिम्मत नहीं तो और क्या है? बिस्तर पर सीधा पड़ा पड़ा मैं जिंदगी की तमन्ना कर रहा हूं, मगर गुलजार की आवाज में कपकपी सी थी। इस तरह नाउम्मीद न हो, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे, फारूक ने जिंदगी से भरपूर आवाज में कहा। फिर हंसकर बोला, अभी तो हमें साथ साथ टर्की जाना है। बस समझिए आप हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। टर्की के नाम से गुलजार के चेहरे पर मुस्कुराहट के भाव उभरे और आंखों में चमक लहराई। इस संवाद के बाद दोनों के बीच खामोशी सी छा गई। गुलजार ने आंखें बंद कर लीं। शायद इतना बोलकर वह थक सा गया था। फारूक ने आंखों के कोरों में जमा हुआ पानी को रुमाल से पोंछा और लंबी सांस खींची। बहनोई की हालत देख उसका दिल फट रहा था। दिल चाह रहा था कि जी भरकर चिल्लाए, चीखे, मगर बेबस था। उसकी छोटी बहन पहले विधवा हुई थी। गुलफाम अपने पीछे 3 छोटे बच्चे और जवान बीबी छोड़ गया था, जो मुश्किल से 23 साल की थी। वह मनहूस सुबह, जब गुलजार भाई को किसी मेहमान को लेने स्टेशन जाना था, मगर पता नहीं क्यों उनके बदन में सुस्ती सी महसूस हुई और अपनी जगह छोटे भाई गुलफाम को जगाकर भेज दिया। जब गुलफाम घर से निकला तो आसमान साफ था, बारिश रुकी हुई थी, मगर रास्ते में गहरे काले बादल जाने कहां से घिर आए और अचानक आंधी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बादल की गर्जन और तड़पन ने वहशत सी पैदा कर दी और ड्राइवर ने राय दी कि अभी ट्रेन आने में 2 घंटा है, आप कहें तो कहीं खड़े हो जाते हैं। ठीक है, बीच राह तो हम पहुंच ही गए हैं, गुलफाम ने कहा। कार धीमी गति से हवा के झोंकों और तेज बारिश के बीच से गुजर रही थी। मेघ टूटकर बरस रहा था। बारिश पिछले 1 हफ्ते से मूसलाधार हो रही थी। इस वक्त भी रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। गुलफाम ने मौका देखा तो अधूरी नींद को पूरा करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। बीच में 1-2 बार वह बिजली गिरने की आवाज से चौंका, फिर सो गया। बारिश की झड़ी से रास्ता भी साफ नजर नहीं आ रहा था। कार के शीशे भी धुंधला गए थे। तभी एक अजीब से धक्के से कार हिल गई। गुलफाम हड़बड़ाकर जागा और ड्राइवर बौखला गया। एक भारी भरकम पेड़ दूसरी तरफ जड़ से उखड़कर कार की छत पर गिरा, जिधर गुलफाम बैठा था। पेड़ उसके ऊपर गिरा था। छत टूट चुकी थी और पानी कार में भर रहा था। ड्राइवर की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। गुलफाम की मौत तो तुरंत हो गई, जिसने भाई को आत्मग्लानि से भर दिया था कि उसके कारण ही भाई की मौत हुई। बहुत दिनों तक वह शर्मसार और अपने को गुनाहगार समझता रहा। कुछ दिन पहले ही वह टर्की से हमेशा के लिए लौट आया था। उसने सोचा था कि एक देश से दूसरे देश कब तक घूमता रहेगा। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनकी तरबियत भी करनी है। वह लौट आया, मगर गांव में घुटन के सिवा उसे कुछ महसूस न हुआ। बाहर था तो घर याद आता था, अब घर में है तो सारे सुख के बाद भी दिल उचटा उचटा रहता था। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में दोनों भाइयों के साथ हुई थी। घराना खुशहाल था।
खेत बाग और बड़ा सा मकान, ऊपर से एक भाई इंजीनियर तो दूसरा पढ़ लिख कर भी नौकरी न कर सका। बाप के गुजरने के बाद यह सब संभालता कौन? गुलफाम के सपने आईएएस बनने से रह गए। गुलजार को बेहतरीन इलाज की सहूलियतें मिल रही थीं। दुआ भी रात दिन चल रही थी, मगर हालात में कोई सुधार न था। फारूक के बाप छोटी बेटी के विधवा होने से गहरे सदमे में थे। अब जो बड़े दामाद की बीमारी का पता चला तो उन्होंने चारपाई पकड़ ली। फारूक भी अपनी कंपनी छोड़ बहनोई की देखरेख कर रहा था। उसका दिल भी अनहोनी के भय से डूबा डूबा रहता। फारूक, मैं ठीक हो जाऊंगा ना? अरे कितने मरीज अस्पताल से ठीक होकर रोज घर लौट रहे हैं। फारूक उम्मीद भरी आवाज में चहकता। ठीक हो गया ना तो सब कुछ बेचकर शहर में घर बनवाऊंगा, जिससे बच्चों की तालीम अच्छी होगी और मेरी घुटन भी कम होगी। इतने सालों की कमाई से ढेरों रुपया कमाया है जो बैंक में पड़ा है। और गुलजार कहते कहते रुक गया, शायद थक गया था। बिल्कुल ऐसा ही होगा। मुंबई आइए, वहां नहीं, पटना में बसूंगा। फिर जमीन लेकर बड़ा सा घर और दुकानें बनवाऊंगा। अभी मैं मरना नहीं चाहता हूं, बच्चे बहुत छोटे हैं। फारूक चुप रहा। कुछ देर बाद बोला, बाजी से बात कर लें, जी हल्का हो जाएगा। फोन मिलाऊं? नहीं, किसी से बात करने को दिल नहीं चाहता है, बहुत धीमे लहजे में गुलजार ने कहा। फिर बड़बड़ाया, क्या कहूंगा उससे? उनके कई बार फोन आ चुके हैं, वह आपसे बात करना चाह रही हैं। फरजाना और बच्चे भी बेचैन हैं। अभी ना सही, कुछ देर बाद सही, बात जरूर कर लीजिएगा, आपको ताकत मिलेगी। गुलजार ने अजीब नजरों से फारूक को देखा, फिर आंखें बंद कर ली। फारूक उम्मीद बंधाता था, मगर खुद वह नाउम्मीद हो रहा था। रिश्तेदारों का आना जाना तो लगा था, जो आसपास से आ सकते थे। बाहर ही से खैरियत फोन करके ले लेते थे और हौसला भरी बातें करते थे। उधर शाहीना और फरजाना के पास कोई न था। इस बीमारी से सब डरे हुए थे। वे दोनों बहनें भी दिन रात हौलती और रात को जो थोड़ी बहुत आंख लगती तो ऐसे ख्वाब देखती कि बाकी रात जागते गुजर जाती थी। फरजाना को सब्र आ गया था कि उसका जवान शौहर कब्र में सोया पड़ा है, मगर शाहीना कैसे सब्र करती, जबकि उसका शौहर अस्पताल में उससे कोसों दूर पड़ा है और वह उसकी खिदमत भी नहीं कर पा रही है। बच्चे भी बाप की याद में तड़प रहे हैं, जिद करते हैं और रोते हैं। घर की चहल पहल थमसी गई थी। एक अनचाही सोगवारी दबे पांव घर में दाखिल हो चुकी थी। शाहीना इस बात से ज्यादा फिक्रमंद रहती कि आखिर उनसे कोई बात क्यों नहीं करा पा रहा है। यह अजीब सी बात नहीं थी कि जो उसकी जिंदगी की हम शरीक है वह उससे दूर, और वह जो उसके शौहर से दूर है वह ऐसे मौके पर उसके करीब है। अक्सर वह घबराकर बेमौका नमाज पढ़ती और गिड़गिड़ाकर खुदा से दुआ मांगती कि उसके बच्चों पर से बाप का साया न छीने। अब तो बहन के बच्चों के लिए भी चचा की जिंदगी बहुत अहमियत रखती थी। गुलजार धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहा था। अस्पताल से रोज ही कई कई जनाजे निकलते थे। माहौल भी जैसे मौत के स्वागत के लिए आंखें बिछाए था। फिर गुलजार कैसे बचता? और आज सुबह हार्ट अटैक से मौत उसे निगल गई, उसकी अंतिम इच्छा की परवाह किए बिना कि वह अभी और जीना चाहता था, मगर अब वह मुर्दा पड़ा था। एक और लाश को अस्पताल से ले जाने का इंतजाम हो रहा था। फारूक बिल्कुल टूट चुका था। कैसे वह अचानक बहन के दरवाजे उसके शौहर की लाश लेकर जाए और छोटी बहन बड़ी बहन की चूड़ियां ठीक उसी तरह तोड़े जैसे बड़ी ने छोटी की तोड़ी थी। गांव में खबर किसी अन्य रिश्तेदार के जरिए बड़े भाई को मिल गई थी। खबर सुनकर उनका दिल बैठ गया। कुछ देर बुत बने बैठे रहे, फिर हिम्मत कर घर से निकले। रास्ते भर सोचते जा रहे थे कि ऐसी जानलेवा खबर को कैसे और किस जबान से अदा करेंगे। जब लाश घर की चौखट पार कर आंगन में दाखिल हुई थी,
उस समय अचानक इस दृश्य को देख पहले दोनों बहनें भौचक हुईं, फिर चकराकर बेहोश हो गईं। बच्चे मां को जमीन पर गिरा देखकर डर गए और चीखकर रो पड़े। फारूक ने बहन को आगे बढ़कर संभाला तो शाहीना के मुंह से निकला, यह क्या हो गया? फारूक चुप रहा। भाई का चेहरा देख वह सुस्त लहजे में बोली, मुझे बुलाया क्यों नहीं? मरने से पहले उन्हें जिंदा तो देख लेती, कुछ कह सुन तो लेती। इतना कह वह शौहर के बेजान बदन के पास बैठी और लाश पर से चादर हटा शौहर के चेहरे को ताका। गुलजार की आंखें और होंठ बंद थे। वह कुछ पल शौहर के चेहरे को घूरती रही, फिर फारूक की तरफ मुड़कर बोली, इन्होंने मेरे लिए कुछ कहा था? नहीं, फारूक ने सिर्फ गर्दन हिलाकर जवाब दिया। कुछ पल सदमे की कैफियत में शाहीना भाई का चेहरा देखती रही, फिर धीरे से बोली, कुछ भी नहीं। इतना कह शौहर के सीने पर सर रख फपक पड़ी। उसका विलाप सबके दिलों पर असर कर रहा था, मगर सब मजबूर खड़े थे। आंगन अब सामूहिक रुलाई में डूब चुका था। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।